ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द यूवी रीजन इट प्रोड्यूसेस चेंज इन द। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि अगर यूवी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, डेफिनेटली जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जैसे जो भी आप कंसीडर कर लो, वेदर यू आर कंसीडरिंग यूवी, आईआर, एनएमआर, एनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, उसमें ईएमआर का रोल होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं फ्रेंड, इनके एब्जॉर्प्शन या फिर इनके एमिशन ऑफ दिस एनर्जी की वजह से ही हम मेजरमेंट या कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। तो यूवी इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी स्टडी करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यूवी रीजन में हम जो एनर्जी होता है वो किसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। सो एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन यूवी रीजन इट प्रोड्यूसेस चेंज इन व्हाट। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यूवी रीजन में, तो वो क्या अफेक्ट करती है जिसके वजह से हम कॉन्सेंट्रेशन या हम कैलकुलेशन मेजरमेंट कर पाते हैं। ऑप्शन ए है रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, सी है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेफिनेटली वो बी होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड, हमेशा याद रखना है कि यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से, मतलब अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है दैट इज़ E1 से लेकर के E2, तो इसमें बहुत से वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स होते हैं। सो वाइब्रेशनल स्टेट्स मतलब अगर ये V1 टू V2 हो गया, तो इसके बीच में बहुत सारे रोटेशनल स्टेट्स होते हैं R1, R2, R3। तो ये जो रोटेशनल वाइब्रेशनल का गेम है, इस लेवल पे IR वर्क करता है फ्रेंड। क्या वर्क करता है? IR। बट अगर मैं डायरेक्टली स्टेट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से डील यूवी करता है, ठीक है। सो यूवी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंजेस लाता है, जबकि जब IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, IR रेडिएशन, तो वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल पे करता है, ठीक है। So the energy which is absorbed in ultraviolet region, it produces a change in the electronic state of the molecule, resulting in the form of transition of valence electron in the molecule. And there are 3 types of electrons in any organic molecule. तो ये डिपेंड करता है फ्रेंड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन होता है। जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है जो वैक्यूम यूवी में दिखाई देता है, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है फ्रेंड, ठीक है। फिर जितने भी N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होता है। सो ये 4 टाइप के ट्रांजिशन है बेस्ड ऑन कैसे टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पाई टू पाई होगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो N टू पाई होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो सिग्मा टू सिग्मा होगा, सैचुरेटेड विद लोन पेयर ऑफ है तो N टू सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। ओके, मूव करते हैं। या दिस इज़, इसी की हम बात कर रहे थे। ये सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं, लोन पेयर होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं, पाई स्टार होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार कौन करते हैं फ्रेंड्स? सैचुरेटेड कंपाउंड करते हैं। सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग कौन करते हैं, मतलब N टू नॉन बॉन्डिंग, ऐसे नहीं कर सकती, ये गलत हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हमारा आता है पाई टू पाई। पाई टू पाई कौन करता है? जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। उसके बाद पाई टू एन होता है, कौन करता है? जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट हो। और सिग्मा टू एन कौन करता है? जैसे कि CH3OH ले लो, तो इस कंपाउंड में आपको लोन पेयर मिलेगा और सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। Now let's move to the next question. Question number 22. Monochromator it's not used in. किस में हम मोनोक्रोमेटर्स यूज़ नहीं करते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन ए है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में हम मोनोक्रोमेटर्स यूज़ नहीं करते। ऑप्शन बी है FTIR में हम मोनोक्रोमेटर यूज़ नहीं करते। CS स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर में हम मोनोक्रोमेटर यूज़ नहीं करते। या ऑप्शन डी है IR स्पेक्ट्रोमीटर में हम मोनोक्रोमेटर यूज़ नहीं करते। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, FTIR में हम मोनोक्रोमेटर्स यूज़ नहीं करते। FTIR IR में फ़र्क क्या है? IR इट्स अ फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा, और
इसमें सारे स्पेक्ट्रा एट अ टाइम ये नहीं कर सकते, बट FTIR इट्स टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा। हम इसका कन्वर्जन करते हैं ताकि एनालिसिस टाइम फास्ट हो, टाइम कंजम्पशन कम हो जाए। अ मोनोक्रोमेटर प्रोवाइड अ wavelength selection in microplate reader, spectrophotometer and other measurement instrument. It enables the spectral isolation of wavelength from a beam of light sources. So what is the function of monochromator? That it enables the spectral isolation of a wavelength from a beam of light sources. तो अगर आपके पास wavelength आप 200 to 400 नैनोमीटर दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूवी की बात करूँ, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ यूवी का रेंज है 200 to 400, तो जो लाइट सोर्सेज रेडिएशन सोर्सेज होंगे वो आपको 200 से 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ देंगे, बट आपका जो कंपाउंड है वो स्पेसिफिक 256 पे ही एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ। तो ये तो रेडिएशन सोर्स हो गया, लेकिन इस रेडिएशन सोर्स से में से सिर्फ 256 को लेना और उसे आगे भेजना, ये होता है मोनोक्रोमेटर का काम, कि पर्टिकुलर वेवलेंथ जो डिज़ायर्ड वेवलेंथ है उसका सिलेक्शन करना फ्रॉम द लाइट सोर्सेज और फ्रॉम द रेडिएशन सोर्सेज। एंड व्हाट इज़ FTIR फ्रेंड? एज आई डिस्कस, मतलब ये सब्जेक्ट टेस्ट 3 में भी हमने FTIR से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। द नॉन डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, but they do not provide important spectral detail over a wide range of spectra, which are particularly important for qualitative analysis and structure elucidation. So जो पहले के इंस्ट्रूमेंट्स हैं IR वगैरह वो क्वान्टिटेटिव पर्पज से ठीक है, बट क्वालिटेटिव एंड स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कॉन्वेंशनल स्पेक्ट्रोमेट्री है फ्रेंड, वो फ्रिक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा पे काम करती है, किस पे? फ्रिक्वेंसी बेस्ड डोमेन, जबकि FTIR टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा पे काम करता है। इसमें होता क्या है? द चेंज इन रेडिएशन पावर आर रिकॉर्डेड विद द चेंज इन टाइम, एंड द टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सोर्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेवलेंथ रीचिंग द डिटेक्टर साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टाइम कंजम्पशन हमारा बेसिकली FTIR में काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी कम है, तो वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस फास्ट कर लेता है। द FT इंस्ट्रूमेंट आर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज़ ऑफ मल्टीपल डिटेक्टर और चैनल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो दिस इज़ एन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग FTIR। क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? आंसर ए है, ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर का, ऑप्शन बी है कार्ल फिशर का, ऑप्शन सी है पोलैरोग्राफ का, या ऑप्शन डी है किसी का भी नहीं, जो 3 ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ठीक है। नाउ कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या है? So Karl Fischer titration is widely used technique for moisture or water determination in solid, liquids or gaseous sample. It has a lot of application in industrial quality control. आप कोई भी पेपर उठा लो GPAT या NIPER का, हर 2 साल बाद या हर 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए हम कौन सी टाइट्रेशन टेक्निक करते हैं। 4 ऑप्शन देते हैं, कार्ल फिशर आपको टिक करना होता है, एंड दिस इज़ GPAT वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, नाइपर वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। आप अगर पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो आपको 2 या 3 या 4 बार 5 बार ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा, एंड नाइपर में तो 7-8 बार दिख जाएगा। नाइपर में ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो दे आस्क वेरी ऑफनली, ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखना। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन, द कलर चेंजेस दैट सिग्नल द एंड पॉइंट ऑफ रीचिंग इट्स कॉज्ड बाय द डिटेक्शन ऑफ एक्सेस आयोडीन एट द डबल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज एन इंडिकेटर, ठीक है। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फॉलोइंग द कंजम्पशन ऑफ ऑल द वाटर इन द सैंपल विच लीड द सेसेशन ऑफ द रिएक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सोडियम क्लोराइड मटेरियल इज यूज्ड इन विच इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक एज। तो सोडियम क्लोराइड मटेरियल हम किस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में यूज़ करते हैं? वेदर इट इज़ ऑप्शन ए एक्सरे डायफ्रैक्शन में, और वेदर इट इज़ ऑप्शन बी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, और वेदर इट इज़ ऑप्शन सी कैलोरीमेट्री में, या वेदर इट इज़ ऑप्शन IR स्पेक्ट्रोमेट्री में। सो सोडियम क्लोराइड मटेरियल इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इन केस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या है? तो अब हम देख लेते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या होता है। सो एक्सरे डायफ्रैक्शन नॉवेल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है फॉर केमिकल एनालिसिस, एंड वैरायटी ऑफ एक्सरे टेक्निक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन प्रैक्टिस। सो एक्सरे में एक्सरे डायफ्रैक्शन ही नहीं होता है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन भी है, एक्सरे फ्लूरेसेंस भी है, बट फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है। सो
Every crystalline substances gives a pattern and the same substance always gives the same pattern, and a mixture of substances each produces its pattern independently of each other. एक्सरे डायफ्रैक्शन का मतलब ये फ्रेंड कि अगर आप किसी भी मटेरियल या किसी सब्सटेंस की एक्सरे करोगे तो वो वही वो अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो अरेंजमेंट होगा, जो पैटर्न होगा ना, वो कांस्टेंट होगा, वो हमेशा सेम होगा. इसकी वजह से ही हम पता कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर एलिसिडेशन में भी हेल्प कर सकता है. द एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज देयरफॉर टेकिंग एज अ fingerprint of the substance. It is based on the scattering of X-ray by crystal. So this is one of the very important question for NIPER and GPAT. और अब तक ना इतना कुछ मैंने कभी ये क्वेश्चन देखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिंगरप्रिंटिंग, क्या फिंगरप्रिंटिंग पर्पज़ के लिए हम एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं. आंसर होगा येस. अगर सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है तो जो प्योर सब्सटेंस होगा उसका एक्सरे हम एज अ फिंगरप्रिंट कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन? द एटॉमिक plane of a crystal causes an incident beam of X-ray to interfere with one another as they leave the crystal. The phenomenon it's called as a X-ray diffraction. Now, why XRD? Why there is a need of XRD, that is X-ray diffraction? So it basically measure the average spacing between the layer and the row of atom. It determine the orientation of single crystal or grain, and it find the crystal structure of any unknown compound, and it measure the size, shape, internal states of small crystalline regions. So these are the some unique applications of XRD जिसके लिए हम XRD यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ हाउ XRD लुक लाइक. तो इसमें देख सकते हो तो हम NaCl मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये आंसर दिया है. बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली, दिस इज़ एक्चुअली NaCl का इन्होंने एक एक्सरे दिखाया है, क्योंकि NaCl एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका जो भी ये होगा वो कांस्टेंट होगा. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 25. विच एस्से प्रोसीजर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रोकेनामाइड HCl? अगेन क्वेश्चन आया है टाइट्रेशन पे, और जैसे कि मैंने कहा है कि सब्जेक्ट टेस्ट 3 में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे चार्ट्स आपको दे दिए हैं, जितने भी ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग हैं जिनका टाइट्रेशन जिस मेथड से किया जाता है वो मेथड, और जिस रिएजेंट या फिर जिस टाइट्रेंट से किया जाता है वो उसका नाम, दोनों का ही नाम मैंने वहाँ पे दे दिया है. तो आप वो चार्ट प्लीज़ याद रख लेना. जब क्वेश्चन टाइट्रेशन पे आता है मैं हर बार रिमाइंडर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप कौन से, मतलब आपने सब्जेक्ट टेस्ट 3 देखी है नहीं देखी है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैम क्या बताने की कोशिश कर रही है, या फिर मैम ने इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया. तो टाइट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, सबका आंसर आपको सब्जेक्ट टेस्ट 3 का जो पहला टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे मैंने सारे चार्ट्स डाल दिए हैं. आप सारे चार्ट्स जाके रिवीजन नोट्स में लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत श्योर है फ्रेंड कि बनते ही हैं. ऑप्शन ए है टाइट्रेशन विथ मोलार पर 10 HCl यूजिंग methyl rate. बी है परक्लोरिक एसिड टाइट्रेशन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट. सी है टाइट्रेशन विथ सीरिक अमोनियम सल्फेट. या ऑप्शन डी है टाइट्रेशन बाय मोलार किससे, NaNO2 से. तो इसका जो आंसर है वो है NaNO2 से टाइट्रेशन करते हैं प्रोकेनामाइड HCl का. अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो इस चार्ट में देख लो प्रोकेनामाइड कहाँ दिख रहा है आपको. सो आई थिंक दिस इज़ हियर. ठीक है. सो प्रोकेनामाइड HCl डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन. अब अगर उन्होंने यहाँ पे NaNO2 पूछा था, राइट, बट ये भी तो पूछ सकते थे ना कि इस मेथड से इनकी टाइट्रेशन की जाती है, एंड यू विल गेट एन ऑप्शन के रेडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन. सो यू शुड नो दैट इसका टाइट्रेशन होता है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्टिवेटिंग अ सिलिका जेल TLC प्लेट इज. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कितनी होती है एक्टिवेशन ऑफ TLC प्लेट के लिए? ऑप्शन ए है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस. बी है 100 to 120 डिग्री सेल्सियस. सी है 150 to 160 डिग्री सेल्सियस. या डी है 60 to 100 डिग्री सेल्सियस. का जो करेक्ट आंसर है वो है 100 to 120 डिग्री सेल्सियस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. GPAT में भी आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि इस क्वेश्चन में
मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन. 100 to 120 डिग्री सेल्सियस इज द एक्टिवेशन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्टिवेशन ऑफ सिलिका जेल TLC spray. Activation of adsorbent layer. Since water or other polar solvent greatly affect the development by adsorption chromatography, they should be removed from the adsorbent layer. Plate are activated by placing in an oven at 120 to 130 degrees Celsius for about 30 minutes. Please remember this condition. प्लीज़ रिमेंबर दिस कंडीशन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस अकर व्हेन. रेजोनेंस कब होता है? तो NMR में रेजोनेंस का प्रोसेस कब होता है? ऑप्शन ए है रेडियो फ्रिक्वेंसी मैचेस विद द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसिजनल न्यूक्लियस. रेडियो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसिजनल न्यूक्लियस. बी है रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सीड्स द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसिजनल, मतलब ये इंक्रीज बोल रहा है, यहाँ इक्वल बोल रहा है. यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी इज लेस दैन द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल इक्वेशन लेस एंड इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे तो अलग ही है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड होता है. प्लीज़ याद रखना, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी और लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल मोशन इक्वल हो जाते हैं उसी कंडीशन में रेजोनेंस होता है. उसी कंडीशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है NMR उसे डिटेक्ट करता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी. द रेडियो फ्रिक्वेंसी मैचेस विद द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल न्यूक्लियस रेडियो फ्रिक्वेंसी. ठीक है, सो न्यूक्लियस या अब सो व्हाट इज़ प्रिसिजनल मोशन, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे याद रखना फ्रेंड. सो बेसिकली व्हेन अ न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट मोशन इज नो लॉन्गर बाय स्पिनिंग बट रिजेंबल द gyroscopic torque. The rotational axis of spinning nucleus draw a circle perpendicular to the direction of applied magnetic field. The motion of the nucleus is called precisional motion or gyroscopic motion. So nucleus का motion या न्यूक्लियस का मोशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड प्रिसिजनल मोशन या गायरोस्कोपिक मोशन. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. या फिर उन्होंने वो ऐसा भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट्स कॉल्ड एज. ऑप्शन ए प्रिसिजनल मोशन, ऑप्शन बी गायरोस्कोपिक मोशन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. व्हाट वुड बी योर आंसर? डेफिनेटली इट वुड बी बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि प्रिसिजनल मोशन को ही हम गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं. क्लियर है? पक्का? ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. इन सुपरक्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी इफ यूजिंग पैक्ड कॉलम द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेजेस. सुपरक्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी में जब हम पैक्ड कॉलम यूज़ करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेशनरी फेज हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है अ मिथाइल टाइप स्टेशनरी फेज बॉन्डेड टू अ सिलिका फॉर GC. ऑप्शन बी है एरोमेटिक टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज बॉन्डेड टू सिलिका. ऑप्शन सी है अनकोटेड सिलिका एंड ऑप्शन डी है कोटेड सिलिका. तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है फ्रेंड, अनकोटेड सिलिका यूज़ करते हैं. बट इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है. सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अनकोटेड सिलिका याद रखना. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल सॉलिड्स. सो पूछ रहा है कि कौन सा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो नीचे दिए हैं 4 ऑप्शन उनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल है किस कंपाउंड के लिए? स्मॉल नॉन वोलेटाइल वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड के लिए. स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल मॉलिक्यूल है बट नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल है, वोलेटाइल नहीं हो सकता. और इनसोल्यूबल एनालाइट है, वाटर इनसोल्यूबल एनालाइट है. अब आप पहले ही सोच लो कि क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो GC से हम कर नहीं सकते. इसलिए नहीं क्योंकि इसमें वोलेटाइलिटी कन्वर्ट नहीं होगा. ऑल्दो इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो हमारी टेक्निक है ना माल्डी फैब वगैरह जो आयनाइजेशन सोर्सेज वो नॉन वोलेटाइल के लिए भी एप्लीकेबल है. बट इन जर्नल वोलेटाइल इज़ द मेन क्राइटेरिया कि अगर वोलेटाइल हो रहा है कंपाउंड तो GC में एनालिसिस होगा. तो यहाँ पे हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि क्योंकि कंपाउंड नॉन वोलेटाइल है तो GC तो गया. अब क्योंकि हम वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड है इसीलिए हम क्या लेंगे? रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी लेंगे. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, दैट इज़ रिवर्स फेस
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. सो फ्रेंड, रिवर्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब HPLC has this name because in order of process, as you might expected, reverse. Whereas in normal HPLC, the non-polar part of the substances are separated at a stationary phase, thus eluting the polar one afterward. In reverse phase HPLC, polar ones are subtracted first. This is achieved by using lipophilic group at the stationary phase as opposed by hydrophilic group in normal HPLC. तो अगर मैं HPLC की बात करूँ तो दो टाइप की होंगी, नॉर्मल HPLCs होती हैं एंड रिवर्स HPLCs होती है. नॉर्मल HPLC का मतलब है फ्रेंड अनकोटेड सिलिका. अनकोटेड सिलिका है तो सिलिका का काम होगा कि वो पोलार कंपाउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगी, जिसकी वजह से नॉन पोलार कंपाउंड पहले एल्यूट होगा. बट अगर आप जानो तो हमारे इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोर देन 90% या 80% जो ड्रग्स है वो पोलार इन नेचर है. सो व्हाट वी वांट कि पहले पोलार निकले ताकि टाइम कंजम्पशन कम हो. तो इसीलिए हमने जो सिलिका अनकोटेड था उसे कोट कर दिया. सो नाउ इट इज़ कोटेड सिलिका. अब उसका काम अपोजिट हो गया, वो नॉन पोलार कंपाउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और पोलार कंपाउंड को जाने देगा, जिसकी वजह से पोलार कंपाउंड जो हैं फ्रेंड्स वो पहले एल्यूट आउट हो जाएंगे. और जब वो पहले एल्यूट आउट हो जाएंगे तो हमें जो हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो पहले मिल जाएगा. इसलिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली एप्लीकेशन है वो रिवर्स फेज HPLC का है, क्योंकि हमें पोलार पहले एल्यूट करवाना होता है. Question number 29 now. Okay, now let's move to the next question, that is question number 30. Property exploited by the electroanalytical technique of colorimetry is. तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी है इलेक्ट्रिक चार्ज, सी है इलेक्ट्रिक करंट या डी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक चार्ज. सो अगर मैं कॉलरीमेट्री की बात करूँ फ्रेंड, याद रखने से चार्ज मेजरमेंट कहते हैं. होता क्या है कि कॉलरीमेट्रिक प्रोसीजर आर कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which flows in any given electrochemical cell and the relationship between this quantity and the amount of reactant and or product. So colorimetry में होता है क्या है फ्रेंड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कंसर्न करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो हो रही है, और उसका रिलेशनशिप हम बताते हैं किसमें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ. Now, instead of weighing the substances plated on the electrode, colorimetry is based on measuring the number of electrons that participated in the chemical reaction. Very important question. Colorimetry depend करता है number of electrons that participated in the chemical reaction. Very important line to remember. ठीक है. Colorimetry is more versatile than electrodeposition because they include both electrochemical reaction in which a gas is formed and those in which both the reactant and the product are soluble species. Colorimetry is based on Faraday law. Again, very important question. This can be a NIPER question. कि colorimetry is based on, और चार options देंगे, Faraday's law, Nernst law, फलाना law, धमकाना लॉ. यू हैव टू नो कि इसका आंसर फैराडेज लॉ है. सो वाई इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ विच स्टेट्स दैट 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिएक्ट विद ओनली 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड विल यील्ड 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ प्रोडक्ट. मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ, अगर आप 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोगे तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा. दिस इज़ फैराडेज लॉ. और जो कलरीमेट्री टेक्निक है आपकी, ये टेक्निक इस फैराडे लॉ पे ही डिपेंड करती है. नाउ इसमें 1 कूलॉम क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ये. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कूलॉम्स ये जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होती है ना, इनके डेफिनेशंस पूछा जाता है. वैसे नॉर्मेलिटी क्या है, इसका डेफिनेशन भी आएगा. वो जो तीन नहीं है, 3 साथ में आते हैं, मोलालिटी, मोलारिटी या नॉर्मेलिटी. प्लीज़ इनके डेफिनेशंस पढ़ लो फ्रेंड, पक्का ही इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. इसके फार्मूलाज याद कर लो. भले से अभी यहाँ पे हम हैं, वो टॉपिक नहीं है, बट मुझे याद आ गया. तो वो जो तीनों डेफिनेशंस है ना, उसको तीनों को अच्छे से समझ लो और तीनों के फार्मूलाज याद कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार. ठीक है. सो 1 कूलॉम क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड by a constant current of 1 ampere. If a constant current of I ampere flows from it
सेकेंड, द नंबर ऑफ कूलम्स Q इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन Q इज इक्वल्स टू IT। सो क्या याद रखना है, कलरीमेट्री क्या है फ्रेंड, बेसिकली इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन हम अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग प्रोडक्ट से बताते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेड रिएक्शन है कि कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ उस पर, और ये किस लॉ से रिलेटेड है, फैराडेज लॉ से रिलेटेड है। सो आई एम होपिंग कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।